हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम का केवल एक दिन शेष रह गया है। बच्चों, केवल आज का दिन, कल सुबह 11 बजे आपके सेमेस्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद है सभी बच्चों ने बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर ली होगी और उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो हमारे वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड करते जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। ये वीडियो आपके रिजल्ट को बेटर रिजल्ट की ओर ले जाने वाली है। अगर अब भी किसी बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं तो वो हमारी वीडियो को देखकर शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर सकता है। अगर 5-10 क्वेश्चन भी आ गए वहां, 5-7 क्वेश्चन भी आ गए वहां, तो अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट ही है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो हमारी है भी नहीं, 25-30 मिनट की वीडियो है। वहां से जाके और आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। साथ के साथ अगर वहां चले जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले समय में भी हम आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार लेवल तक पहुंच जाता है। क्लियर बच्चों? आज बच्चों इस वीडियो में हमें सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के 4th यूनिट कोलाइडल स्टेट के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में अपन ने आयनिक सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड, सॉलिड स्टेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बात कर ली थी। अब बात करते हैं यहां कोलाइडल स्टेट के शॉर्ट क्वेश्चन की। तो आओ बच्चों इन क्वेश्चंस को भी अपन अच्छे से सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन कहा है बच्चों आपको, कैसी संख्या है? सर्वण संख्या है। सर्वण संख्या को गोल्ड नंबर कहते हैं बेटा। अब इस गोल्ड नंबर क्या होता है तो बात को समझो। क्या लिखा बेटा मैंने आंसर में? किसी कैसा कोलाइड है? रक्सी कोलाइड। किसी रक्सी कोलाइड की क्या कह रहा हूं बेटा मैं? रक्षण क्षमता कह रहा हूं। रक्षण क्षमता को किसमें मापते हैं? सर्वण संख्या, स्वर्ण संख्या, या इसको आप कह सकते हो स्वर्णांक, स्वर्णांक जिसको गोल्ड नंबर कहते हैं, में मापा जाता है। मापा जाता है, ये लीजिए बेटा। मतलब किसी रक्सी कोलाइड की आपको क्या मापनी है बेटा? रक्षण क्षमता, कि कौन कितनी ज्यादा रक्षा कर सकता है, ये मापी जाती है बेटा स्वर्ण संख्या से या स्वर्णांक से मापी जाती है। और ये कैसे मापी जाती है? कि जो रक्षण क्षमता होती है, रक्षण क्षमता होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्वर्ण संख्या के या स्वर्णांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब है स्वर्णांक का मान बढ़ने से रक्षण क्षमता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतनी बात आपको 2 नंबर के इस क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन बेटा, आपके पास अब क्वेश्चन आया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है और कौन है बेटा? आर्सेनिक सल्फाइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, इन कोलाइडी विलयनों को आपको बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है कि ये कैसे कैसे बनते होंगे। तो बेटा रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो सुने, सबसे पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनाऊं तो ये होता है बेटा FeCl3। यहां Fe+3 में है तो उसको कहते हैं बेटा फेरिक। इसका नाम है बेटा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। और इस फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन है, या इस फेरिक क्लोराइड को किसमें घोल दिया बेटा? जल में घोल दिया। तो जल के कितने मोल काम आ रहे हैं? 3। और जब 3 मोल आ रहे हैं तो 3 ही H+ है और 3 ही क्या है बेटा? OH- आपके पास रहने वाले हैं। तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगा, सुनो, यहां Fe+3 3+ वाला है, 3 OH के साथ चला जाएगा, जाने दो, तो बनेगा FeOH की होल थ्राइस। यहां से 3 Cl- होंगे, 3 H+ को लेके बेटा 3 HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसका नाम ही तो यही है, यही तो डिक्टो लिख रखा है। और इसी का जो नाम होता है बेटा वो नाम होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड।
फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोल नाम होता है। क्लियर यहां तक? अब बनाना है बेटा मुझे आर्सेनिक सल्फाइड। अब आर्सेनिक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन वाली फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जनरली, या इसकी जो वैलेंसी होती है वो जनरली 3 होती है और जनरली 3 बंध बनाता है। और 3 बंध बनाता है, सुन बेटा, AsCl3 आर्सेनिक क्लोराइड था और आर्सेनिक क्लोराइड के कितने मोल लिए बेटा? 3 मोल ले लिए और 3 मोल की रिएक्शन करवा दी H2S के साथ और H2S के भी कितने मोल ले लिए? 3 मोल। H2S गैस है बेटा, आगे आ जा। आर्सेनिक कितने बेटा? 2 आर्सेनिक हैं और सल्फर कितने बेटा? 3 सल्फर है। आर्सेनिक 2, सल्फर 3, क्या बना? AH2S3। इसी को नाम देते हैं बेटा आर्सेनिक। आर्सेनिक और क्या कहा है बेटा? सल्फाइड कहा है मैंने। और यही आर्सेनिक सल्फाइड सोल कह दो, यही क्या होता है? कोलाइडी विलियन होता है। बचा क्या? 3 दूना 6 तो क्या बेटा? हाइड्रोजन है और 3 दूना 6 ही क्या है? क्लोरीन। तो प्लस में 6 HCl बन गया। क्लियर है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बना दिया और आर्सेनिक सल्फाइड भी आपने बना दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्न क्या देखना है बेटा? वैद्युत अपघट्यों को धनावेशित सोल और या धनावेशित सोल की क्या देखनी है बेटा? स्कंदन क्षमता का कौन सा क्रम लिखना है? आरोही। आरोही मतलब कौन सा क्रम बेटा? बढ़ता क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? बढ़ता क्रम, कि सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो सुनो, NaCl को जब आप तोड़ोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? NaCl को तोड़ने पर मिलेगा Na+। हाँ कि ना बेटा? लेकिन आपको कौन से सोल का करना है? धनावेशित का। और धनावेशित सोल का स्कंदन कौन करेंगे? ऋणावेशित। कौन से नियम के अनुसार? हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार। तो यहां इसकी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो ना फिर, जब आपको पता है तो। यहां से Cl माइनस मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा SO4-2। एक Na के ऊपर 1 प्लस, 2 के ऊपर 2 प्लस, -2 चढ़ जाएगा यहां। इधर आ जा बेटा, और इधर आपको मिलेगा PO4-3 और इधर आपको मिलेगा बेटा FeCN की होल 6। और यहां 1 के ऊपर 1 प्लस, 4 के ऊपर 4 प्लस, इधर कितना चढ़ जाएगा बेटा? -4 चढ़ जाएगा। अब बात को समझो, हार्डी-सुलजे का नियम यह कहता है कि जिस आयन के ऊपर आवेश जितना ज्यादा रहेगा या जिस आयन की संयोजकता वैलेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा है। धनावेशित सोल का स्कंदन करवाना है तो विपरीत आवेशित आयन चाहिए, मतलब धनावेशित के लिए ऋणावेशित तो आगे। एक बात कंफर्म है। अब यहां सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज या सबसे ज्यादा आवेश इसके ऊपर, तो सबसे ज्यादा आवेश सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता। यहां 1 बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। सबसे ज्यादा वैलेंसी ज्यादा तो इसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा। तो यहां सबसे कम किसकी है? Cl-। उसके बाद बेटा SO4-2, उसके बाद PO4-3 और सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किसकी आगे बेटा? FeCN की होल 6-4 की आगे। ये इनका बढ़ता क्रम आ गया, ये सबसे कम, ज्यादा, ज्यादा और सबसे ज्यादा। क्लियर है बेटा? यहां तक चलें आगे, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कि निम्न कोलाइडो को किसमें बांटना है? द्रव स्नेही में और द्रव विरोधी के रूप में क्या करना है? आपको वर्गीकृत करना है। मतलब इन सब में आपको छांटना है कि कौन तो द्रव स्नेही है और कौन सा द्रव विरोधी। तो याद रखना बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है बेटा आपके पास द्रव विरोधी होता है। कैसा होता है बेटा? द्रव विरोधी। और एक बात और याद रखना, जितने भी धातुएं हैं उन धातुओं के जो सोल या कोलाइड होंगे वो सारे के सारे आपके पास कैसे रहेंगे बेटा? द्रव विरोधी रहने वाला है। नेक्स्ट कौन है? एग एल्ब्यूमिन। जो अंडे के अंदर का जो पदार्थ आता है ना, जो जिसको क्या कहते हैं अपन? योक कहते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? एग एल्ब्यूमिन कहलाता है। और एग एल्ब्यूमिन जो होता है बेटा वो कैसा होता है? द्रव स्नेही होता है। बच गया कौन? जिलेटिन। जिलेटिन भी बेटा कैसा होता है? द्रव स्नेही होता है। सैलिसिलिक अम्ल भी बेटा कैसा होता है? द्रव स्नेही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। नेक्स्ट क्या है कि स्टार्च, स्टार्च भी कैसा होता है बेटा, द्रव स्नेही होता है। प्रोटीन भी कैसा होता है, द्रव स्नेही होता है। लेकिन बात करूं कॉपर, मेटल आ गई बेटा, और मेटल को मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि मेटल हमेशा क्या होती है बेटा, द्रव विरोधी होती हैं। जल्दी से इनको बनाओ और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा है बेटा कि सोल दिए गए हैं आपके पास। सोल का मतलब बेटा कोलाइड ही होता है, और सोल पर किसकी प्रवृत्ति बतानी है, किसकी प्रकृति बतानी है, आवेश की प्रकृति आपको बतानी है। क्लियर यहां तक की बात? तो ध्यान दो बेटा, यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल होता है वो कैसा सोल होता है, धनावेशित सोल होता है। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है, आर्सेनिक सल्फाइड होता है बेटा ऋणावेशित सोल। सल्फर जो होता है वो भी कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। और जो सिल्वर आयोडाइड है ये भी कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। मतलब इन चार में फेरिक हाइड्रोक्साइड धनावेशित है, बाकी सारे के सारे बेटा ऋणावेशित कोलाइड आपके पास रहने वाले हैं। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बेटा कि निम्न के लिए ना एक शब्द लिखना है। अब शब्द क्या है बेटा, यहां क्या दिया गया, पीछे चलता हूं पहले, क्या दिया गया बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है कम मात्रा, और कम मात्रा में कौन है बेटा आपके पास, द्रव है। दूसरा कौन है बेटा, परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम होता है बेटा अधिक मात्रा। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव। इसको कहते थे बेटा, अगर आपको याद हो तो ये होता है पायस या इमल्सन होता है। एक वर्ड यूज करना है आपको इसके लिए, तो इसको कहेंगे पायस या इमल्सन कह देंगे। अब क्या है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था तो अब भी क्या है बेटा, द्रव, लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, ठोस। मतलब ज्यादा मात्रा में ठोस और कम मात्रा में द्रव, इसको कहते हैं बेटा जैल। जैल कह दो, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा ठोस पायस नाम होता है। अरे बेटा आप टॉफी नहीं खाते क्या, कौन सी वाली, पल्स। पल्स में क्या होता है बेटा, बाहर का आवरण कठोर होता है, ज्यादा आवरण कठोर है, अंदर जेली निकलती है, अंदर खट्टा मीठी जेली आती है, वो क्या कहलाता है, जेल या ठोस पायस कहलाता है। ज्यादा मात्रा वहां बाहर के ठोस आवरण की होती है और वहां द्रव जेल कम मात्रा में होता है। वो कहानी कही है बस यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे बेटा, पायस पूछा है आपसे, और थोड़ी देर पहले कहा ना कि वे कोलाइड जिसमें क्या कहा है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कम मात्रा, और कम मात्रा में भी कौन हो, द्रव, तथा कौन सा माध्यम बेटा, ध्यान रखना है परिक्षेपण माध्यम मतलब कैसी मात्रा, अधिक मात्रा। ये लीजिए, ये भी क्या हो जाए, द्रव। मतलब प्रावस्था भी द्रव और माध्यम भी द्रव, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, पायस कहते हैं, पायस कहलाता है। क्लियर यहां तक की बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, क्या कह रहा है बेटा, पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। तो पेप्टिकरण को सुन बेटा अच्छे से, पेप्टिकरण क्या होता है सुनो, जब किसी ठोस पदार्थ में किसको मिला रहे हैं बेटा, वैद्युत अपघट्य को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो पदार्थ कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हो बेटा, पेप्टिकरण कहते हैं। मतलब है किसी ठोस पदार्थ का आपको कोलाइड बनाना है, लेकिन वो बना नहीं रहा है, तो उसमें बाहर से क्या डाल दोगे बेटा, वैद्युत अपघट्य डाल दोगे। तो पदार्थ के जो कण थे ना बड़े बड़े, वो छोटे कण कोलाइडी कणों में बदल जाएंगे और फलस्वरूप कोलाइडी विलयन बन जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं। और ये विधि पढ़ी जाती है कोलाइडी विलयनों को बनाने में।
क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है बेटा, स्कंदन कहा है। स्कंदन का मतलब होता है जमाव, और ये बेटा दूसरे वर्ड से भी पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं उर्नन। क्या कहा है बच्चों मैंने, इसको उर्नन कहा है, उर्नन है बेटा, ये अच्छे से लिखूं तो ये होता है उर्नन। ये लीजिए, अब ये क्या होता है बच्चों, कोलाइडी कोणों पर आवेश होता है, तो बात को समझो, कोलाइडी कणों पर यदि आवेश क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो कौन से कण बच्चों, कोलाइडी कण आकर्षण के कारण एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, जिससे एक वृहद मतलब बड़े वृहद कण का क्या होता है, निर्माण होता है। और निर्माण होता है, वृहद कण का क्या हो गया बेटा, निर्माण, जिससे यह कण कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तल में जमा हो जाता है, या बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, स्कंदन या उर्नन कहते हैं। कहने का मतलब कुछ नहीं है बेटा, सीधी बात कह रहा हूं कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, आवेश को समाप्त कर दे तो कोलाइडी कण पास आ जाएंगे, जब पास आएंगे तो एक बड़े अणु का निर्माण होगा, और बड़े अणु का वेट ज्यादा हो गया, भार ज्यादा हो गया तो नीचे की ओर आएगा, और फिर ग्रेविटी नाम की कोई चीज है, न्यूटन भी कोई आदमी था फिर, और ग्रेविटी नाम की कोई चीज है तो वो कहां आ जाएगा, तल में आ जाएगा, और तल में जब जम गया तो जमने को ही क्या कहते हैं, स्कंदन या उर्नन कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गंदे जल में क्या डाली जा रही है बेटा, फिटकरी डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है, फिटकरी। अब फिटकरी का सूत्र क्या होता है, फिटकरी का सूत्र होता है बेटा K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्लियर है बात, ये फिटकरी होती है। फिटकरी का दूसरा नाम होता है बेटा पोटास एलम नाम होता है। क्या नाम होता है, पोटास एलम। पोटेशियम के कारण पोटास कह दिया, एल्यूमिनियम के कारण एलम कह दिया, मतलब यहां दो धातु हैं, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, या दो धनायन हैं, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। अब कहां डाल रहे हैं फिटकरी को बेटा, गंदे जल में डाल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इसको काम लेते हैं बेटा जल के शुद्धिकरण में। जल के किसमें काम लेते हैं, शुद्धिकरण में। तो आपको क्या लिखना है कि गंदे जल में फिटकरी को इसलिए डाला जाता है क्योंकि फिटकरी गंदे जल में अशुद्धियों को दूर कर देता है, या गंदे जल में फिटकरी को इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जल का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। कैसे भी लिखो आप लिख सकते हो, डिटेल आपको चाहिए तो डिटेल के लिए तो बच्चा आपको थोड़ा नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। डिटेल वाइज आपने कह रखा है कि गंदे जल में बहुत सारी ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं, ये धनावेशित होता है, धनायन ऋणायन आपस में पास आएंगे, बड़ा बनेगा अणु, स्कंदन होगा, हो गया शुद्धिकरण। ऐसे चलता है प्रोसेस। तो उसके लिए आप हमसे नोट्स लीजिए और नोट्स से अच्छे से उनको एनालिसिस कीजिए। क्लियर बच्चों, तो आपको क्या कहना है, जल के शुद्धिकरण में भाग लेगा। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है बेटा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सुनो, यहां लिखना है कौन से प्रभाव के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। यहां आपको दो लाइन लिखनी पड़ेगी। पहला लिखना है आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है, दूसरी लाइन है आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब इसमें पूरी लाइन क्या लिखनी है कि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटी छोटी जल की बूंदें तथा धूल के कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इस कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है बेटा, नीला दिखाई देता है। जो बात मैंने बोली है वो बात आपको एग्जाम में लिखनी है, मैं यहां नहीं लिखा हूं लेकिन मैंने वो बात बोल दी है। आगे सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पायसी कारक क्या है। तो सुनो बेटा, क्या कहा है मैंने, पायस क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं, इनके स्थायित्व को
स्थायित्व को बढ़ाने के लिए तीसरा पदार्थ डाला जाता है जो इनके स्थायित्व को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। ये पदार्थ ही क्या कहलाता है, पायसी कारक कहलाता है। सीधी बात कहनी है, पायस कम स्थायी होते हैं, इनका स्थायित्व को बढ़ाने के लिए तीसरा पदार्थ। सर दो कहां है, दो तो आगे ना पायस में, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो पहले आ चुके हैं। तीसरा पदार्थ कोई भी डाल दिया जो इनके स्थायित्व को बढ़ाता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, पायसी कारक कहलाता है। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कोलाइडी कणों पर क्या दिखाना है, आवेश दिखाना है। तो पहले भी कहा था ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, धनावेशित होता है। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड कैसा होता है, धनावेशित होता है। जबकि मैं पूछूं सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल होता है बेटा कैसा होता है आपका, ऋणावेशित होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चीनी का रंग हटाने के लिए किसको काम लेते हैं बेटा, बोन चारकोल को। सबसे पहली बात कि ये बोन चारकोल क्या होता है सर, तो सुनो बेटा, जानवरों की जो हड्डियां होती हैं, या जनरली जानवरों की जो मेरुरज्जु होती है, बैकबोन जो होती है, उस बैकबोन को 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसको जलाया जाता है, और जला के फिर उसका एक पाउडर बनाया जाता है, और वो पाउडर क्या कहलाता है बेटा, बोन चारकोल। आजकल बेटा फेस वॉश नहीं आते, फेस पैक आते हैं, चारकोल फेस पैक। ये चारकोल क्या काम करता है, अशुद्धियों को, डस्ट को अब खींच लेता है। और अपने फेस के ऊपर क्या होता है, ऐसे तो आते हैं ऐड कि आपके चेहरे पर जर्म्स आ गए, या कोई डस्ट आ गई, या कोई पिंपल्स हो रहे हैं, या कोई रिंकल्स हो रहे हैं, उन सभी को हटाने के लिए हमारा एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश लीजिए, जो आपको इन सब चीजों से छुटकारा देगा। वही तो काम है। तो इसका मेन काम क्या होता है, अशुद्धियों को हटाना होता है। तो अब सुनो, चीनी बन किससे रही बेटा, गन्ने से। गन्ने का रस तो आप जानते हो ना, मटमैला रंग होता है। अब उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जबकि चीनी का रंग कैसा, सफेद। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए किसको मिला रहे हैं, बोन चारकोल को। तो सीधी बात सुनो, चीनी में, या चीनी का रंग हटाने के लिए बोन चारकोल क्यों मिलाया जाता है। चीनी कैसा होता है, रंगहीन द्रव होता है, उसमें अशुद्धियों को हटाने के लिए, उसको कलर को हटाने के लिए उसमें बोन चारकोल मिलाया जाता है, जिससे चीनी का रंग क्या हो जाता है, हट जाता है। ये काम क्या करता है, बोन चारकोल काम करता है। क्लियर यहां तक की बात। तो सीधी बात आपको ये कहनी, लिखना क्या है वो सुनो, चीनी का रंग हटाने के लिए बोन चारकोल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि बोन चारकोल चीनी में उपस्थित अशुद्धियों को अपनी ओर खींच लेता है। सीधा काम आपको ये लिखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कोलाइडी अवस्था से क्या तात्पर्य है। तो सुनो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की कैसी अवस्था बेटा, वह अवस्था जिसमें किसका आकार, कणों का क्या देखना है बेटा, आकार। कणों का आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य हो तो कौन से कण कहलाते हैं, कोलाइडी कण कहलाते हैं, कोलाइडी कण कहलाते हैं। और जब इन कोलाइडी कणों से कोई अवस्था बनती है तो वो अवस्था क्या कहलाती है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। इसके लिए दूसरी डेफिनेशन बोल रहा हूं, वह अवस्था जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पाए जाते हैं, वो भी क्या कहलाती है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। ये बात भी आप लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो, वह प्रावस्था जो टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन आदि को दर्शाती है, वो भी क्या कहलाती है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। दुनिया भर की डेफिनेशन है, लिखो ना जो मर्जी आए। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सोल्स क्या होते हैं। और मैंने कहा था ना, सोल्स क्या होते हैं बेटा, कोलाइड होते हैं। लेकिन ये कब बनते हैं, जब, क्या लिखा है बेटा मैंने, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ठोस होती है। मतलब कम मात्रा में ठोस, तथा क्या लिखा है मैंने, परिक्षेपण माध्यम बेटा, परिक्षेपण माध्यम में क्या आ जाएगा बेटा, द्रव होता है,
द्रव होता है तो क्या कहलाते हैं? वो सोल्स कहलाते हैं। मतलब कम मात्रा में ठोस, ज्यादा मात्रा में द्रव क्या कहलाएंगे? सोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा। क्या क्या बेटा? गोल्ड सोल में, सोने का सोल है, स्वर्ण सोल है, और स्वर्ण सोल में क्या मिलाया जा रहा है? जिलेटिन। क्यों? क्योंकि ये स्कंदन को क्या करता है बेटा? रोकता है। तो आपको लिखना है गोल्ड सोल में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जिलेटिन यहां गोल्ड सोल के स्कंदन को रोकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट की ओर आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अपोहन और क्या है? वैद्युत अपोहन। तो मैं लिख रहा हूं बेटा अपोहन पहले। डायलाइसिस कहते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डायलाइसिस कहते हैं। अपोहन क्या होता है? जब किसी जानतव लिखा है बेटा मैंने, जानतव झिल्ली या चरम पत्र में किसको भर रहे हैं बेटा? अशुद्ध कोलाइड को भरकर बहते जल में क्या किया जाता है बेटा? लटकाया जाता है। तो क्रिस्टलाभ की अशुद्धि जल के साथ बाहर निकल जाती है, जिससे कोलाइड क्या हो जाता है बेटा? शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हो बेटा आप? अपोहन कहते हैं। कुछ नहीं कहना, जानता हूं झिल्ली चरम पत्र, उसमें अशुद्ध कोलाइड भरना है, भर के बहते जल में लटकाना है, अशुद्धियां बहते जल के साथ बाहर निकल जाएंगी, कोलाइड शुद्ध हो जाएगा, और शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। ये बात आपको कहनी है। तो एक बात कंफर्म हुई ना कि अपोहन कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि है बेटा। क्लियर बात यहां तक? अब क्या हुआ है? वैद्युत अपोहन कुछ नहीं करना बेटा, ये सारी प्रक्रिया फिर से रिपीट करनी है, लेकिन अब किसकी उपस्थिति? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। तो ऐसे कह देंगे यदि अपोहन की प्रक्रिया वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत अपोहन कहते हैं। ये बात आपको कहनी है बस। क्लियर यहां तक की बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्या है? निम्न कोलाइडों में से क्या देखनी है बेटा? परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा, परिक्षेपण माध्यम ज्यादा मात्रा देखना है। अब सुनो, कौन है आपके पास? मक्खन में कम मात्रा में तो कौन होता है बेटा? द्रव होता है, और ज्यादा मात्रा में कौन होता है? ठोस होता है। अरे मक्खन सोचो बेटा, मक्खन में छाछ की मात्रा कम, द्रव कम, मक्खन क्या है? ज्यादा, मक्खन ठोस है, ठोस ज्यादा। अब बात करो धुआं की, धुआं में कार्बन के कण तो कम, मतलब ठोस तो कम है, और गैस की मात्रा क्या है बेटा? ज्यादा है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और माध्यम ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, माध्यम क्या है? गैस। अब बच गया कौन बेटा? झाग। झाग में कम मात्रा में गैस है बेटा, गैस। अपन कोल्ड ड्रिंक नहीं डालते, कोल्ड ड्रिंक में झाग ऊपर ऊपर बनते, थोड़ी देर बाद हट जाते हैं, तो कम मात्रा में बनते हैं, जबकि वहां ज्यादा मात्रा में द्रव होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। तो झाग में परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और ज्यादा मात्रा में क्या होता है? द्रव होता है। ये बात आपको कहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? वास्तविक और कोलाइडी विलयन में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। कुछ नहीं करना, एक तरफ आपको वास्तविक लिखना है और एक तरफ आपको क्या लिखना है? कोलाइड लिखना है। सबसे पहले यहां अंतर लिखना है, तो किसका अंतर लिखना है? कणों का आकार। क्या लिखा बेटा मैंने? कणों का आकार। वास्तविक में होता है 10 की घात -7 से 10 की घात -8 तक, यहां होता है बेटा 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक। ये लीजिए, चलेगा क्या? आगे आ जा बेटा, आगे आएगा तो सुनो, देखना, विजिबिलिटी देख रहे हैं बेटा, इनकी विजिबिलिटी देख रहे हैं, मतलब इनको ना आंखों से नहीं देख सकते हैं, या सूक्ष्मदर्शी से भी इनको नहीं देख सकते हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव
और मैं बात करूं वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां कणों का आकार लिख दोगे। दूसरी बात, इनको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जाता है, देखा जाता है, जबकि इनको देख सकते हैं। जबकि ये तीनों ना ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ये वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते हैं, जबकि कोलाइड दर्शाते हैं। ये इनमें अंतर हो गया और कुछ सोचना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलाइडी कणों के आकार की प्रास, तो ऐसे लिख देना बट नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, या 10 की घात -5 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। नैनोमीटर में लिख दे या सेंटीमीटर में लिख दे। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पास थे, ये आपके पास यूनिट नंबर 4 कोलाइडी अवस्था के थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, ये आपके मदद करेंगे एक बेटर रिजल्ट की ओर ले जाने में। बस आपको क्या करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको। थोड़ी बहुत तो मेहनत की है ना मैंने, थोड़ी बहुत मेहनत की है तो थोड़ा बहुत फल तो उसका मिलना चाहिए ना। या तो आप रिजल्ट दो या ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। क्लियर बच्चों? और बच्चों अब ज्यादा समय नहीं है, केवल एक दिन शेष है। आज का दिन शेष है, बस कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी बच्चों को वासुदेव एजुकेशन की ओर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कल 11 बजे करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बहुत सुचारू रूप से चालू रखेंगे। आज तो बिल्कुल इधर उधर देखना ही नहीं है, बिल्कुल फोकस रखना है अपने एग्जाम के ऊपर। अगर तनाव आ रहा है तो इधर उधर थोड़ा टहल लीजिए, फिर से पढ़ने बैठ जाइए। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है और वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।